उसकी कुछ पंक्तियाँ थी कि मैं हूँ अम्मा के करजवा का टुकड़ा, जरा देखो मेरा प्यारा प्यारा मुखड़ा, दिया जन्म तो पालो बाबूजी, मुझे नाले में न डालो बाबूजी, दिया जन्म तो पालो बाबूजी, मुझे नाले में न डालो बाबूजी। तो अक्सर लोग गुनगुनाते हैं इस कविता को, कई जगह से फ़ोन आते हैं और अच्छा लगता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर देखते हैं कविता को। तो बस मेरा मानना है कि अगर हम लोग किसी भी क्षेत्र में सही उद्देश्य के साथ, सही भावना के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो माँ सरस्वती, हम सब लोग वाणी पुत्र हैं, तो वे स्वयं हम लोगों का रास्ता प्रशस्त करती हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। एक बार नई आशा और पूरे जुनून के साथ में हम हाजिर हैं, एक बहुत ही अच्छे वक्ता के साथ साथ होने वाले बहुत ही प्यारे से हमारे शख्स जो कि हमारे अभिषेक भैया हैं, जो अपनी कविता के माध्यम से बहुत कुछ ऐसा बता चुके हैं जो अभी तक ना कोई बताना चाहता है और ना ही कोई चाह रहा है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम मुलाकात करते हैं अभिषेक भैया को, जिनको पूरे बधाइयों वाले बहुत स्नेह देते हैं अपना। तो मुलाकात करते हैं और शुरू करते हैं उन्हीं की कहानी से, और मेरी जुबानी नहीं बल्कि सर की ही कहानी और उन्हीं की जुबानी। तो प्लीज सर, मैं चाहता हूँ अपने बारे में सबसे पहले ऑडियंस को बताइए कि आपका पूरा नाम। जी, सबसे पहले तो मैं राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल को और इसमें जो धारा प्रवाह सीरीज आप चला रहे हैं, मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। आपके चैनल के सारे व्यूअर्स के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं अभिषेक अनंत, बदायूं मेरी जन्मस्थली है और वैसे मेरा पैतृक गांव शाहजहाँपुर जनपद से बिलोंग करता है। अच्छा। और कविता के क्षेत्र में अनंत टाइटल है, तो इसलिए आप मुझे अभिषेक अनंत के नाम। अच्छा, वैसे हम जानना चाहते हैं कि आपका अनंत ही क्यों टाइटल? जी, इसके पीछे मेरे बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत रहे हैं कविता के, और बहुत ही वीर रस के अच्छे ओजस्वी कवि हैं आदरणीय श्री कामेश पाठक जी। अच्छा। तो उन्होंने ये नामकरण मेरा किया था और बस उन्होंने अभिषेक को अभिषेक। क्या बात है सर। वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही लाइफ में? जी, मेरी क्वालिफिकेशन पहले मेरा साइंस स्ट्रीम था, तो मैंने बीएससी देन एमएससी एनिमल साइंस से किया। ओह माय गॉड, एनिमल साइंस ही करना आपने? क्या बात है। उसके बाद में फिर बीएड मैंने किया, बीएड के बाद टीचिंग लाइन में आ गया, और फिर मैंने सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत परीक्षा देकर एमए हिंदी किया। अच्छा, एमए में? एमए हिंदी से, मतलब हिंदी से किया था? जी, हिंदी से पीजी किया। अच्छा। तो और ये बस कविता के प्रति जो मेरी रुचि थी उसके चलते मैंने एमए हिंदी से किया। वैसे ये कविता की जो रुचि थी वो कब से स्टार्ट हुई थी सर आपकी लाइफ में? हाँ, देखिए ऐसा होता है कि हम लोग भविष्य में क्या होते हैं ये हमारा बहुत हद तक जो भूतकाल होता है वो तय करता है। हमारा बचपन तय करता है कि हमारे आगे किस क्षेत्र में हमारा रुझान रहेगा। और मेरा सौभाग्य रहा कि एक ऐसे विद्यालय में मेरी शिक्षा हुई जिसमें कई ऐसे आचार्य लोग थे, श्री हरमिलाप सनातन धर्म विद्यालय, जिसमें कई ऐसे आचार्य थे जो लोग स्वयं में कवि थे, अच्छे कवि थे, जिनमें श्रीमान उपेंद्र उपाध्याय जी, श्रीमान उमाशंकर राही जी, श्रीमान गणेंद्र गंज जी, श्रीमान सुधीर जी, ऐसे तमाम आचार्य लोग थे जिनकी कविताएं उस समय सुनते थे, बहुत प्रेरणाएं मिलती थी। और इसके अतिरिक्त विद्यालय के कार्यक्रम होते थे या प्रतियोगिताएं होती थी, तो उनमें एक दो बार आदरणीय श्री उर्मिला शंकरा जी का नाम हुआ निर्णायक बतौर, और वहाँ से एक कविता के प्रति रुझान बढ़ता चला गया। फिर पूज्यवर डॉक्टर विजेंद्र अवस्थी जी के कविताओं को सुना। तो मैं समझता हूँ बदायूं एक ऐसी साहित्य की स्थली है, एक ऐसी साहित्य की पावन भूमि है जहाँ पर अगर व्यक्ति में जरा सी भी कविता के अंकुर हैं तो वह फूटे बगैर नहीं रहेंगे। तो बचपन में ही अंकुर फूटा और धीरे धीरे फिर ये रुचि बढ़ती चली गई। हाई स्कूल इंटर में कुछ कविताएं का सृजन किया। डॉक्टर अरविंद धवल जी हमारे बहुत अच्छे वरिष्ठ गीतकार हैं और हमारे पारिवारिक व्यक्ति हैं, उनको मैंने अपनी कविताएं दिखाई, तो उन्होंने भी ये सलाह दी कि आप जो है कविता के क्षेत्र में अपना पदार्पण कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं और बड़ी श्रद्धा से नाम लेना चाहूँगा
आचार्य प्रवर श्रीमान राधे श्याम अवस्थी रसेंदु जी का, उनकी आवाज़ पर पहली गोष्ठी थी जिसमें मेरी कविता का पदार्पण हुआ। क्या और मतलब इसको लोकार्पण कह सकते हैं। तो बस इस तरीके से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सर ने जैसा कि हम सभी लोगों को बताया कि किस तरीके से अपना जो रुझान है सर कविता की ओर देते चले गए, अपनी हिंदी मातृभूमि की तरफ देते चले गए। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कविता ही क्यों, आपको कविता में रुचि इतनी क्यों है? मतलब ऐसा क्या मिलता है कविता को पढ़ने से? बहुत लोग कविता को पढ़ते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कविता का ही क्षेत्र क्यों। तो उसके पीछे कारण ये कि देखिए, कवियों ने, जैसा कि आपने शुरुआत की दुष्यंत कुमार जी के शेर के साथ में, तो मैं समझता हूँ कि कवियों में, चाहे श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी हों, चाहे हमारे छायावाद के और तमाम कवि हों, वीर रस के ओजस्वी कवि, कविता के कई ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने कविता के क्रांतिकारी परिवर्तन, देश को दशा और दिशा देने का कार्य कविता ने हमेशा किया है। और कवि के रूप में मैं समझता हूँ कि आप अगर एक अच्छी सोच के साथ अपनी कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आपको पर्याप्त सम्मान मिलता है, लोग आपकी बात पर तवज्जो देते हैं, और आपको कविता वह सब कुछ दे सकती है जो किसी भौतिकतावादी से इतर व्यक्ति के लिए अगर कुछ चाहिए, जिसको भौतिकता से प्यार नहीं है, और अगर वह वास्तव में सम्मान का या समाज में अपना योगदान देना चाहता है, सहयोग देना चाहता है, अपने विचारों के द्वारा समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कविता एक बेहतर और सशक्त माध्यम है। बस शायद इसीलिए, क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा भी है, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि बस मनोरंजन ही न कविता का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो उचित उपदेश का मर्म होना बहुत आवश्यक है कविता में, और मैंने कम से कम इसको अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा है। एक सवाल और था मेरे माइंड में, क्योंकि आप और भी काफ़ी लोग जो कवि हैं, बधाइयों के ही नहीं बल्कि आप बहुत बहुत स्तरों पे जाते रहते हैं, बरेली हुआ, स्टेट लेवल पे, हर लेवल पे आप जाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे और ऑडियंस के माइंड में ये था कि सर आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको ऐसा क्या मिलता है कि आपको वहाँ से पैसे मिलते हैं, या कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने पैशन को पूरा करने जाते हैं? जी, देखिए, कविता का जो क्षेत्र है उसमें विगत वर्षों में पर्याप्त बदलाव हुआ है। पहले कविता धनोपार्जन का माध्यम नहीं थी। कविता या कवि जो लोग होते थे वह, उनके दिमाग में मुख्यतः ये रहता था कि हम समाज में परिवर्तन कैसे लाएं और हम समाज को अपनी कविता के द्वारा एक संदेश दें। पिछले कुछ समय में कविता के जो मूल्य हैं, कवियों के जो मूल्य हैं, उसमें हो सकता है कहीं पर ह्रास हुआ हो, लेकिन सदैव की भांति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष रहते हैं हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि कविता में आज भी बहुत अच्छे लोग, एक से एक उम्दा रचनाकार हमारे सामने आ रहे हैं। अब जहाँ तक आपके प्रश्न की बात आती है, तो मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र से बाहर जाना ये कवि के लिए सौभाग्य इस मायने में है कि वह जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है उसके अतिरिक्त वह जब कहीं बाहर जाता है, अगर वह किसी अन्य प्रदेश में जाता है, किसी अलग अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय मंच पर जाता है, तो वहाँ पर उसका जो दायरा होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और वहाँ पर फिर वो कवि केवल एक कवि ना रहकर वो उस जनपद की लेखनी का या उसकी सृजनधर्मिता जो उस जगह की है वहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर उर्मिलेश शंकरदास जी जिन जिन मंचों पर गए, वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर उर्मिलेश शंकरदास जी नहीं गए, वहाँ पर पूरे बदायूं की कलम गई, बदायूं की सृजनशीलता गई। आज जब हम बाहर जाते हैं हमें पहचाना जाता है कि अच्छा वही बदायूं जिसमें पूज्यवर डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी हैं, जिसमें डॉक्टर उर्मिलेश शंकरदास जी हैं, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद साथी जी हैं, जिसमें डॉक्टर उमाशंकर राही जी हैं। तो ऐसे तमाम कवि, इनके नाम से जब हमें पहचान मिलती है अच्छा लगता है, और फिर उस मंच पर जाके अपने आप भी एक हृदय में दायित्व तय हो जाता है कि अब हमें भी कुछ ऐसा ही करके जाना है यहाँ से कि आगे आने वाले समय में लोग हमें याद करें इस मंच पर या इस जगह के लोग। तो मुख्य, कम से कम मेरी व्यक्तिगत राय में या मेरे व्यक्तिगत पहलू से मेरा जो बाहर निकलने का मकसद है वह यही है। शेष ये है कि कविता कोई सौदेबाजी की वस्तु नहीं है। सम्मान स्वरूप जो राशि कवि को दी जाए वह उसे स्वीकार करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो सर वैसे क्या आपको लगता है कि कविता सोसाइटी में चेंजेस ला सकती है? एक बार एक मेरे मित्र ने, दीपक जी हैं मेरे मित्र, और उन्होंने पूछा कि कलम से क्या हो सकता है, तो उसका जो प्रश्न था वो मन में काफ़ी घर कर गया। फिर मैंने एक कविता
का सृजन किया और उसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके प्रश्न का जवाब हो सकती हैं बिल्कुल। कि कैसे कह दिया तुमने कलम कुछ कर नहीं सकती, अंधेरी रात के आगे ये दीपक धर नहीं सकती। ये कैसे कह दिया तुमने कलम कुछ कर नहीं सकती, अंधेरी रात के आगे ये दीपक धर नहीं सकती। बताता हूँ सुनो इसमें तपिश है वेदनाओं की, लबालब है भरी स्याही सजल संवेदनाओं की। चलेगी जब मुखर होकर ये सोए मन जगाएगी, अरे दीपक की बातें क्या नए सूरज उगाएगी। है क्या बात है, अरे नए दीपक की सूरज। बातें क्या नए सूरज उगाएगी, बड़ी ही इनकलाबी है किसी से डर नहीं सकती। ये कैसे कह दिया तुमने कलम कुछ कर नहीं सकती। और मैं कविता तो लंबी है लेकिन मैं समय का ध्यान रखती हूँ, 4 पंक्तियाँ और देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जहाँ होंगे शिवा बन जाएगी भूषण की कविता आई, जहाँ होंगे शिवा बन जाएगी भूषण की कविता आई। जहाँ चौहान होंगे ये बनेगी चंद वरदाई। प्रतापी है कलम है नोक चेतक रुक नहीं सकती। प्रताप जी के अश्व का इसमें संदर्भ आया है कि प्रतापी है कलम है नोक चेतक रुक नहीं सकती। ये मन की तेग है अब उठ गई तो झुक नहीं सकती। हर एक अक्षर अमर इसका कदाचित मर नहीं सकती। ये कैसे कह दिया तुमने कलम कुछ कर नहीं सकती। जहाँ अन्याय देखेगी वहाँ पर न्याय मांगेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे सर ने कितनी अच्छी तरीके से इसका जवाब दिया कि कविता कहीं ना कहीं नई डायरेक्शन देने का काम करती है, सोसाइटी को जगाने का काम करती है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। हम चाहते हैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस अमृत की धारा को जो हमने प्रवाह करा है जिससे कोई वंचित ना रह पाए, जिस तरीके से सर को भी हमने अपनी इस प्रवाह का हिस्सा बना लिया, उसी तरीके से आप सभी लोग इस प्रवाह का हिस्सा बनिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए इसको शेयर करने की कि ताकि उन लोगों को ऐसी कविता और ऐसे हमारे सर के विचारों को ढूंढने में आसानी हो जो सच में इस चीज़ को चाहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग लगातार ऐसे ही अमृत की धारा से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं और सर से भी आगे वार्तालाप करना चाहते हैं कि सर आपकी कविता और भी बहुत लोग जो कविता है अपने कोश इसलिए लिखते हैं कि ताकि वो सोसाइटी को एक मैसेज दें, जो गलत दिख रहा है उसको सुधारने के लिए उसे बयां करें। तो काफ़ी कुछ भ्रूण हत्याएं भी हो रही हैं जी हमारे समाज में। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास में उसके प्रति कोई जागरूकता अभियान के तौर पे कविता है या कुछ विचार है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पे एक्सप्लोर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बदायूं हैज़ द पावर टू स्पीक। बिल्कुल। देखिए जहाँ तक आपने सामाजिक परिवर्तन की बात की और भ्रूण हत्या का मुझे लगता है कि आपने शायद इशारा इसलिए दिया उस कविता की ओर जो वास्तव में आज की डेट में एक जिसको सिग्नेचर पोएम कहते हैं वो हो चुकी है। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी नहीं कि वह सिग्नेचर पोएम है, लेकिन हाँ इस बात की खुशी अवश्य होती है कि लोग उस कविता के द्वारा उस कविता से जोड़कर मुझे देखते हैं और उस कविता का जो मैसेज था, जो जिस लेवल तक कोई कवि अपनी कविता का मैसेज स्प्रेड करना चाहता है, फैलाना चाहता है, वहाँ तक उस कविता का मैसेज पहुँच सका। और कुछ मुझे उसका याद आता है वन विभाग की जो ये सड़क है, यहाँ पर नाले में एक बच्ची का भ्रूण पाया गया और संयोग से मेरी आंखों के समक्ष वो दृश्य घटा। उसके पश्चात एक कविता जो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने लिखी है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो कविता उस परिस्थिति ने या उस अजन्मी कन्या ने लिखवा दी। और उसका कुछ टाइटल था कि मैं हूँ अम्मा के करजबा का टुकड़ा, जरा देखो मेरा प्यारा प्यारा मुखड़ा, दिया जन्म तो पालो बाबूजी, मुझे नाले में न डालो बाबूजी। तो आज लोग कहते हैं कि वो आपकी एक कविता है मुझे नाले में न डालो बाबूजी। तो मुझे लगता है कि कवि अगर सच्ची नीयत के साथ में सच्चे सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम करने का उद्देश्य लेकर अगर कुछ लिखता है तो उसको पर्याप्त सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। और मैं समझता हूँ कि अवश्य कहीं ना कहीं उस कविता का ही एक प्रताप रहा होगा कि आज मेरे घर में भी मेरी एक बिटिया है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं घर में अक्सर कहता हूँ कि शायद ये वही बच्ची लौट के जो कविता में थी वह बच्ची रियल लाइफ में मेरी लौट आई। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ सर एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कविता के इस संसार में बहुत समय से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि कवि की जो नज़र होती है वो पारदर्शी होती है, एक तरीके से वो दीवार के पीछे भी देख लेता है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि जो नौजवान इस फील्ड में कलम रखना चाहते हैं या वो रख चुके हैं, तो उनको अगर कोई अच्छा सा मैसेज हो आपके पास में तो प्लीज़ उसको ज़रूर बयां करें। हाँ देखिए, इस जगह पर जहाँ पर ये आपने प्रश्न छोड़ा है, मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर देना
जो है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जहाँ तक नई पीढ़ी की कविता से जुड़े होने की बात है, तो मैं समझता हूँ 2-3 मेरे जो सुझाव हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए। वह पहला सुझाव ये कि स्वाध्याय पर अपना फोकस करें, क्योंकि थोड़ा सा आज के समय में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम लोग एक्टिवनेस देख रहे हैं लोगों की, तो उसमें होता क्या है कि हम लोग जल्दी फेम मिल जाए या शीघ्र प्रतिष्ठा जो मिल जाए, उसके चक्कर में हम लोग पीछे दौड़ते हैं। हम लोग भी लगता है कि हम लोग योर कोर्स पर या फेसबुक पर या ये जो जितना भी आभासी दुनिया है, वर्चुअल लाइफ है, वर्चुअल मीडिया है, वहाँ पर हमें लगता है कि अगर वहाँ पर हमारे लाइक्स आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैंने कई बार इस चीज़ को महसूस किया है कि जिस कविता पर लाइक आ जाता है, शायद लाइक करने वाले ने वो कविता पूरी पढ़ी भी ना हो। मैं इसको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बात तो जो मेरी ठीक है, कवि वैसे मित्रों से बात होती है, जो सीनियर कवियों से, तो कई बार ऐसे बातें आती हैं जो बड़े उपहासात्मक लगती हैं, हास्यास्पद होती हैं कि अरे भाई वो फलानी ऐसी कविताएं आती हैं, हम उसको लाइक कर देते हैं। और तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी कविता में वो गहराई पैदा करें, जिस गहराई से सामने वाला व्यक्ति आपकी कविता पढ़कर या सुनकर कुछ सोचने को मजबूर हो जाए। एक बात। दूसरी बात, हम लोग ये कोशिश करें कि हम लोग अपना स्वाध्याय अधिक से अधिक बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग नए कवियों को या पुराने जो प्रतिष्ठित कवि हैं, हम अपना ये जो फील्ड तय करते हैं, कविता में भी कई सारे डायरेक्शंस हैं, Yes. गीत का है, गज़ल का है, नज्म का है, अतुकांत कविता का है। तो पहले हमें अपने आप को ये पहचानना पड़ेगा कि अगर हम कविता के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, तो हम वास्तव में कविता की किस धारा को पकड़ना चाहते हैं। और एक बार वो हमारी स्ट्रीम तय हो जाती है, फिर हम उस स्ट्रीम से जुड़े हुए नए लोग, पुराने लोग जो हमारे बुक्स में हैं, साहित्य किताबों में हैं, हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें हैं, तो हम उन चीज़ों पर थोड़ा सा उससे संबंधित कवियों को अधिक से अधिक पढ़ें, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक दिशा मिलती चली जाएगी। और उसके बाद मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा किसी सुझाव की आवश्यकता है। आज का जो समय है वो नौजवान पीढ़ी को बहुत ज़्यादा प्रीच करने का या उनको उपदेश देने का नहीं है। मैं नहीं समझता, वो स्वयं में बहुत समझदार हैं। और कई ऐसे नए लोग मिलते हैं जो लगता है कि हम लोग जो शायद 10-12 सालों में ऐसा नहीं लिख पाए, ये लोग शुरुआत ही ऐसी कर रहे हैं, तो इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। मैं अपने सभी नवोदित कवि कवित्रियों को, छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे सर और बहुत से ऐसे जो लोग हैं हिडन पीपल के नाम से, यानी कि हम जो है सर को घर से लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सर के अंदर ये स्वभाव है कि वो अपने आप को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मैं कोई इंटरव्यू दूं या इंटरेक्शन करूं किसी के साथ, लेकिन हमारा तो काम है धड़ल्ले से पहुंच जाना और उन लोगों के विचारों को और ज़्यादा आगे तक लेके जाना, कि ताकि वो विचार आप लोगों के लिए बेहतर हो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल से जुड़ के, और मैं राइट वे ऑफ नॉलेज और आपकी जो सीरीज है धारा प्रवाह, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि ऐसे ही ये सफ़र जो आगे बढ़ता चला जाए। बिल्कुल, क्योंकि मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, मगर लोग आते ही गए, कारवां बढ़ता क्या गया। बात है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो और आपका ही कारवां यूं ही निर्बाध गति से चलता रहे।